जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी शिक्षा शास्त्र का वीडियो क्रमांक 3 लेकर आए हैं आपके लिए। डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र में डायरेक्ट पूछे जाने की 100% उम्मीद है और चांसेस ये हैं कि यही प्रश्न जो हैं आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है, यदि कोई बालक है जैसे और पढ़ते समय वो त्रुटियां करता है तो शिक्षक को उसे टोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, या स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, या उसे शिक्षक चाहिए, या बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो अगर बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो अगर वो गलतियां कर रहा है तो शिक्षक स्वयं उसे सही पढ़कर बताए कि इसको ये नहीं ये बोलना है। मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म को कुछ और पढ़ रहा है तो बताना है कि ये प्लेटफॉर्म लिखा है, ठीक है। तो और टोकना भी नहीं है, उसे जो है ध्यान भी नहीं देना है, ये गलत बात है। उसे ध्यान देना है और उसे सही पढ़कर स्वयं से बताना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले अगर आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता है। भाषाई विविधता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, या बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बताइए, भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है शिक्षण सामग्री का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भाषा की कक्षा में भाषाई विविधता एक संसाधन है, ये भी सही है। हमारी कक्षा की जो वास्तविकता है भाषाई विविधता वो भी सही है, और बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान होती है भाषाई विविधता से, ये भी सही है। और जो नहीं आता है वो नहीं आता है किसके? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण सामग्री का प्रयोग भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या फिर झांसी? बताइए, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है मनोवैज्ञानिक शाला स्थापित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य है। भाषा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें खालिस्तान का मुख्य आधार है। पाठ्य पुस्तक का मुख्य आधार है, या समाज सांस्कृतिक परिवेश मुख्य आधार है, या शिक्षक द्वारा अर्थ बताने का मुख्य आधार है, या समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताने का मुख्य आधार है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया, बताइए, भाषा सिखाने की प्रक्रिया किसका मुख्य आधार है? तो जो भाषा सिखाने की जो प्रक्रिया है वह समाज संस्कृति के परिप्रेक्ष्य का मुख्य आधार है, समाज संस्कृति और परिवेश का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन है। ये प्रश्न थोड़ा छोटा है, छोटे फॉन्ट में है, इसके लिए आप अपनी चाहें तो मोबाइल की जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। इस प्रश्न के लिए बस योगात्मक मूल्यांकन है क्या है? साल में 1 बार होता है, साल में 2 बार होता है, साल में 3 बार होता है, या साल में 4 बार होता है? योगात्मक मूल्यांकन साल में कितनी बार होता है? तो जो योगात्मक मूल्यांकन है यह होता है कितनी बार? साल में 2 बार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है?
भाषा सीखने के लिए कौन सा विचार उचित है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में? नंबर 1, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। नंबर 2, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। बताइए, भाषा की जो बहुसांस्कृतिक कक्षा है इसमें क्या जो है उचित है? भाषा की बहुसांस्कृतिक कक्षा में तो कौन सा विचार उचित है? तो देखिए, बलपूर्वक सिखाना चाहिए, ये तो गलत है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ये भी गलत है। या भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम सिखाना, अधिकाधिक प्रयोग हो, ये भी गलत है। क्यों गलत है जानते हैं? भाषा के, मान लीजिए हम अपनी भाषा हिंदी बोल रहे हैं और मान लीजिए मैं लड़का हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ, कोई लड़की है तो वो बोलती है मैं खाती हूँ। तो क्या हमने उसको सिखाया है कि जो पुरुष हो वो बोलेंगे खाता हूँ और जो लड़की है वो बोलेंगी खाती हूँ? नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके का बोलते हैं, उनको व्याकरण के नियमों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है लेकिन वो बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि हमारे जो है हम किससे सीखते हैं? परिवेश से सीखते हैं। इसलिए भाषा के परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि जो है भाषा अर्जन की जो है स्थिति बन सके। भाषा के बिना व्याकरण के नियमों को सिखाए बगैर भी हम भाषा को सिखा सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में अनुकरण करके बड़ों का और अपनी भाषा को विकसित किए हैं बिना व्याकरण के नियमों के। तो भाषा का परिवेश का जो है निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की जो है सहज स्थिति बन सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। स्वलीन विकार में जो है बच्चा क्या करता है? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। या ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सी, अक्सर खाने से मना कर देता है। या ऑप्शन डी, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। स्वलीन विकार में क्या होता है? बताइए, स्वलीन विकार में क्या होता है? जी हाँ, तो जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है या स्वलीन विकार है, इसमें जो है बच्चा अपने आप में खोया रहता है, स्व में खोया रहता है। उसको बाहर के किसी भी व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं होता है और वो बाहर संपर्क करने में बहुत असहज महसूस करता है। अर्थात सीधा है कि वो स्वयं में खोया है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया नहीं बनाता है और ना बाहर किसी से संप्रेषण यानी बातचीत करता है, और अगर करता है तो उसमें कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये है स्वलीन विकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है? भाषा संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है या फिर संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है या मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ऑप्शन नंबर डी, बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम किस पर बल देता है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। संदर्भ में जो है संप्रेषण का मतलब सीधे है संदर्भ किसी मुद्दे के बारे में या किसी भी विषय के बारे में जो है भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। संप्रेषण यानी बातचीत किस पर बल देगी? किसी भी मैटर के में हम आपस में कैसी बातचीत कर पा रहे हैं उस पर बल देता है। तो संप्रेषण जो परक उपागम है वो भाषा के संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी पात्रता परीक्षा की हम तैयारी करा रहे हैं और मुख्य परीक्षा की भी तैयारी जो है आपके उसी चैनल पर होगी, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सर्वोपरि उद्देश्य क्या है भाषा सिखाने का प्राथमिक स्तर पर? ऑप्शन नंबर ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। या फिर सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। या डी,
अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, बताइए। भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना है? बिल्कुल ये नहीं है। कविताओं को दोहराने के लिए? बिल्कुल नहीं। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने के लिए? ये भी नहीं। बल्कि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को भाषा सिखाने का जो उद्देश्य है वो है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। अपनी बात को दूसरों के समक्ष, हम इसलिए ना प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा सिखाते हैं कि अपनी बात को वो सामने वाले के पास व्यवस्थित तरीके से जो है अभिव्यक्त कर पाए या फिर बता पाए। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है लिखना है। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसके ऑप्शन हाइड हो गए हैं तो इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? भाषा शिक्षण जब हो रहा है उसके अंतर्गत भाषा अधिग्रहण में सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना? भाषा शिक्षण के अंतर्गत अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? अधिग्रहण मतलब ग्रहण करने के लिए सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है, ना कि बताने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो ग्रहण क्या आप पढ़ के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सुन के कर सकते हैं। क्या लिख के ग्रहण करते हैं? लिख के ग्रहण नहीं करते हैं, लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। और पढ़ना और सुनना दोनों एक में अगर मिल जाए तो वो सोने में सुहागा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा अधिग्रहण में सबसे प्रबल पक्ष है सुनना तथा पढ़ना। और अगर यहीं पर प्रश्न आ जाता भाषा अभिव्यक्त करने हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है, तो वहाँ पर आप दो पक्ष रखते अपने। नंबर एक तो लिखते बोलना और दूसरा लिखते आप कौन सा? लिखना। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति के पक्ष हैं और अधिग्रहण के हैं सुनना और पढ़ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट न करना। सी, बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित न करने का कहना। या फिर डी, बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। ठीक है, बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ पर जो सीमित उत्तर वाले जो विकल्प हों उनको पहले हम क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सीमित है, क्योंकि बच्चों को केवल शब्दार्थ तक सीमित रखना ये तो बिल्कुल गलत है। और बच्चों को रस अलंकार के प्रति ध्यान आकर्षित न करने को कहना ये भी गलत है। या किसी भी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट न करना ये तो उससे भी गलत है। बल्कि सबसे अच्छा आसान जो है वो क्या है कि पाठ में जो भी व्याकरणिक बिंदु आते हैं, पाठ में जो भी व्याकरणिक बिंदु आए उनको वहीं पर स्पष्ट करते जाइए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खालिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ। संचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, पियाजे का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। तो परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ साथ जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार के माध्यम। संचार के माध्यम भी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा के पाठ्यपुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। भाषा की, ठीक लगता है अगर यहाँ की होता, ये पेपर प्रिंटिंग में ऐसे ही आया था। भाषा की पाठ्यपुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। विज्ञान से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति से संबंधित, साहित्य से, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भाषा की पाठ्यपुस्तक है उसमें आपके जो है देखिए विज्ञान भी शामिल हो, संस्कृति भी शामिल हो और साहित्य भी शामिल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग जो है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित करता है, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, ये प्रभाव पड़ेगा, या बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। अगर भाषा की कक्षा में जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हो रहा है तो वह क्या सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने 5 मार्च शिफ्ट 2 का प्रश्न डिस्कस कराए थे। तो शायद उसमें पहला प्रश्न था कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग खालिस्तान सुनिश्चित करता है। ऑप्शन भी सेम थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने आपको उत्तर बताया था कि अगर भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हो रहा है तो उसका सही आंसर है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न यानी 14 प्रश्न, एक प्रश्न डिस्टर्ब था जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 14 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये डायरेक्ट आपकी पेपर में बनने की उम्मीद है। तो इनको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो समझ में नहीं आए उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।